doing the winding up of the company. Once the winding up proceedings have been concluded by the liquidator, और वो liquidator अपनी winding up की सारी documents court में file कर रहे होंगे, at the end of those winding up proceedings, if the court is satisfied, to then pass the dissolution order. The dissolution order basically is the final annihilation of the company. Winding up is like death of the company, and dissolution is like burning the corpse of the company. Dissolution order finally show कर रहा है कि the company has no longer remained in existence. Section 425 जो कि पावर देता है रजिस्ट्रार को to strike off any company. अगर एक कंपनी अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर रही या अपने बिजनेसेस में नहीं है, ऑपरेशन में नहीं है, एंड वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन कि कंपनी के कोई एसेट्स या लायबिलिटीज हैं, तो व्हाट वी विल डू इज कि द रजिस्ट्रार विल राइट 3 लेटर्स टू द कंपनी, और अगर उनका जवाब नहीं आता तो वी विल पब्लिश नेम्स ऑफ द कंपनी इन द न्यूज़पेपर अंडर सेक्शन 425. 1 महीने तक अगर उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता तो वी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ दोज कंपनीज और उनका नेम गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश करवा दिया जाएगा और वो कंपनीज विल सीज टू एग्जिस्ट. जो कंपनीज रजिस्ट्रार सेक्शन 425 में स्ट्राइक ऑफ करता है वो रेस्टोर भी हो सकती हैं अंडर सेक्शन 425 सबसेक्शन 9 इफ उस कंपनी के कोई एसेट्स हैं या वो अपनी ऑपरेशन हैं जो कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं या उनके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन है जो कि चल रही है. इसी एग्जिट ऑफ डिफंक्ट कंपनी सेक्शन 426 जो कि पहले सेक्शन 439 हुआ करता था, अब इनमें 425 और 426 में स्प्लिट कर दिया गया. 426 इज बेसिकली प्रोवाइडिंग इजी एग्जिट मैकेनिज्म टू द कंपनीज के जिसमें आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे हम आपकी कंपनी को बंद कर देते हैं. ये फंक्शन रिसेंटली सेंट्रलाइज हो गया है और द फंक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. इसकी डिटेल आती है. अब आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं सेक्शन 426 के स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए विच इज बिग डिपार्चर फ्रॉम वाइंडिंग अप ऑफ योर कंपनी और इसके अंदर कॉस्ट भी कम इन्वॉल्व है और जो प्रोसीजर है वो भी बहुत सिंप्लीफाइड है, उसके लिए जो आपको बस चीज़ें चाहिए वो है मेंबर्स रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट. इन 3 चीज़ों के साथ फॉर्म W1 है जो कि आपका बेसिक आपकी जो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस किस पते पे की जाएगी आपसे फ्यूचर में उसको शो कर रहा है. ये सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं अंडर कंपनी इजी एग्जिट रेगुलेशंस, इनको आप हमारे पास फाइल कर सकते हैं. वंस यू फाइल दीज डॉक्यूमेंट्स वी विल एग्जामिन दीज डॉक्यूमेंट्स. इफ फाउंड इन ऑर्डर हम आपको लेटर इशू कर देंगे अंडर सेक्शन 426 और पब्लिकेशन के लिए गैजेट में भेज देंगे. 2 गैजेट नोटिफिकेशन अगेन इसमें इन्वॉल्व हैं. जिस मंथ आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी एक तो इसी मंथ में आपका गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा और जिस मंथ आप जब भी आपका फर्स्ट गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश होगा उसके 3 मंथ्स बाद सेकेंड गैजेट नोटिफिकेशन भी हम SUCP को भी आपका पब्लिश करवा देंगे. बेसिकली अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ योर कंपनी तो जो चीज़ें न सिर्फ आपको इंश्योर करनी है वो देखना है कि कंपनी की कोई एसेट्स लायबिलिटीज नहीं है, वो ऑपरेशंस में नहीं है. अगर आपका कोई लाइसेंस बिजनेस है विच इज़ की योर स्टॉक ब्रोकरेज जो आपका इंश्योरेंस ब्रोकर वगैरह का बिजनेस है तो आप वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से पहले क्लियरेंस आपके पास मौजूद है, डिस्प्यूट या लिटिगेशन नहीं है आपस में, या आप ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ऑफकोर्स ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम 426 के अंदर एंटरटेन नहीं कर सकते. ये एक स्नैपशॉट है उस मॉड्यूल का जो कि अवेलेबल है कंपनी इजी एग्जिट के लिए. ये बेसिकली मेन आपका मॉड्यूल है जिसके आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल है. इसमें आप जा सकते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ योर कंपनीज में. वंस आप ये क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल आपके सामने खुल जाएगा. देयर इज सम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको इनपुट करनी है. उसके बाद आपके पास आ गई अटैचमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि मेंबर्स रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स और ऑडिटर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे. ये आ गया आपका फॉर्म ऑडिटर सर्टिफिकेट, इसको आपने अटैच कर देना है, सेव फॉर्म और प्रोसेस को सबमिट कर देना है. रेस्टोरेशन ऑफ कंपनी ऐसा किया कि 425 सबसेक्शन 9 के अंदर पॉसिबल है जो भी कंपनी हमने स्ट्राइक ऑफ की थी, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी कंपनी का कोई एसेट या लायबिलिटी है या यू हैव ऑलरेडी बीन इन ऑपरेशन तो आप उसको रेस्टोर करा सकते हैं. इनएक्टिव कंपनी सेक्शन 424 एक ऑप्शन नई इंट्रोड्यूस कराई गई थी कंपनी एक्ट में जिसके तहत
कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जो कि किसी फ्यूचर पर्पज के लिए फॉर्म की गई हो, वो अपने आप को एक इनएक्टिव स्टेटस असाइन करवा सकती है SEC से। सिर्फ देखने वाली चीज़ ये है कि आपके पास कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उसमें ना की गई हो। कोर्स आपका जो भी खर्चा आ रहा है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के ऊपर या मेंटेनेंस ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, दैट विल नॉट काउंट फॉर योर significant accounting transaction. Significant accounting transaction means a commercial transaction basically. फॉर्म 38 के थ्रू आप एक इनएक्टिव स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इनएक्टिव कंपनी है, SEC ने आपको इनएक्टिव किया या आपने खुद इनएक्टिव स्टेटस दिया, तो फॉर्म 39 के थ्रू यू विल बिकम इनएक्टिव कंपनी वंस अगेन। सो व्हाइल यू आर एन इनएक्टिव कंपनी, आपने फॉर्म A की जगह फॉर्म B फाइल करना होगा एंड इनएक्टिव कंपनी को SEC स्ट्राइक आउट भी कर सकता है। ये सिर्फ उन कंपनियों में यूजली हम करेंगे जो कि कंपनी अपने रिटर्न्स हम देखते हैं कि फाइल नहीं कर रहे, तो इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी राइट अवे, व्हाट वी डू इज कि वी असाइन द स्टेटस ऑफ एन इनएक्टिव कंपनी टू दैट वेरी कंपनी, और वी कीप इट देयर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर उसमें भी वो हमारे पास नहीं आते एक्टिवेट होने के लिए, तो वी देन गो अहेड एंड स्ट्राइक ऑफ दैट कंपनी। ये स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए कोई रेक्विजिट नहीं है कहीं से भी कि 424 के राउट से थ्रू आपको स्ट्राइकिंग ऑफ का प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। तो अगर 424 इज अ वेरी गुड ऑप्शन बिटवीन कंपनीज दैट हैव बीन स्ट्रक ऑफ एंड कंपनीज व्हिच आर एक्टिव। फॉर्म बी की एक स्नैपशॉट है जो कि आपने एनुअली देना है, ये हर साल शो करेगा कि लिस्टेड है, यू आर इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी बट यू आर इनएक्टिव। रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं कुछ कंपनीज एक्ट में जो कि आई हैं 2021 में, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हवाले से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रमोशन ऑफ बिजनेस के हवाले से, और ओवरऑल बिजनेस क्लाइमेट के हवाले से, और कुछ एनॉमली पर एड्रेस किया गया है। स्टार्टअप कंपनी को डिफाइन किया गया है। कॉमन सीट की रिक्वायरमेंट जो कि हम कई जगह पे कंपनी एक्ट में देखते थे वो खत्म कर दी गई है। सब्सक्रिप्शन मनी की रिपोर्टिंग फॉर्म 1 के भी पहले हो रही थी, वो खत्म कर दी गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि 1 मिलियन से कम वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अनऑडिटेड फाइल करनी होती थी, वो खत्म कर दी गई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम की प्रोविजन बताई गई है। यस, द रेगुलेशंस एंड द मोडेलिटीज आर स्टिल टू बी मेड, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अलाउ किया गया है कि वो भी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम लॉन्च कर सकें। और फोर्स बायबैक ऑफ शेयर्स की ऑप्शन भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए इंट्रोड्यूस कर दी गई है। फॉर स्टेप्स 5 and 6 we're still in the process of defining the modalities and making the required amendments in the regulations, लेकिन स्टैट्यूट में ये चीज़ें हमें गो अहेड दी है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो कि 5% शेयर्स हो रहे हैं, वो अपनी एशियन कॉन्ट्रैक्ट से पहले 10% वॉज द लिमिट। बोर्ड रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन जो कि आप सारे डायरेक्टर से पहले साइन हुआ करते थे, अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स से पास किए जा रहे हैं तो दे विल बी डीम्ड एज अप्रूव्ड। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स टू मेंशन हस्बैंड्स नेम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी हैव बीन एबॉलिश्ड, ब्रिंगिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स एट पार्ट ऑफ मेन एंड वुमेन। ये एक रास्ता जो कि SEC ने एड्रेस किया कि जहाँ भी खातून का नाम आ रहा है तो आगे हस्बैंड नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम क्यों आ रहा है, उसको हमने खत्म कर दिया है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज एंड फॉर ऑल अदर प्रोसेसेस। ठीक, तो जो हमारे आगे के प्रोसेसेस होंगे उसमें ये द सेम थिंग विल बी अवेलेबल फॉर ऑल फॉर्म्स। ये वही चीज़ है जो कि पहले जिक्र कर दिया, फॉर इशू ऑफ कैपिटल के ऊपर आ गया, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, लोगों रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप आपसे जिक्र हो गया। बेनिफिशियल ओनरशिप ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं, 31 और 45 का डिफरेंस क्या है, वो इससे चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि क्या ज़रूरत है, हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको क्या ज़रूरत थी 45 फॉर्म यूज़ करने की, जबकि फॉर्म कंपनी को ऑलरेडी फाइलिंग फॉर्म 59, फॉर्म A एंड फॉर्म B। तो देयर आर मल्टीपल ट्रीटीज एंड मल्टीपल लीगल रिक्वायरमेंट्स जिसकी वजह से SEC को ये फॉर्म इंट्रोड्यूस करने पड़े और ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लेकर आनी पड़े।
एक छोटा सा कंपैरिजन यूपीओ और बेनिफिशियल ओनरशिप में 452 का फॉर्म और 132 का फॉर्म जैसा अर्ज किया कि एक फॉर्म 45 जो है ब्रॉडली स्पीकिंग हर साल फाइल होने तकरीबन हर साल फाइल नहीं होने, सिर्फ चेंज पेपर फाइल। एक ग्रेड है जो कि शो कर रहा है फॉर्म 42 नोटिस टू द मेंबर्स है, फॉर्म 43 वही नोटिस रिप्लाई बैक कर रहे हैं मेंबर्स टू द कंपनी, फॉर्म 44 जहाँ पे मेंबर्स की अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप के चेंज आ रही है वो बता रहे हैं, 45 जो कि आप रिपोर्टिंग रिवायरमेंट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स इज नॉट सो शो कर दिया। मेरी ऐसी ठीक है, आपके क्वेश्चन होंगे तो देखो। दो क्वेश्चन है, अगर ये आपने कहा कि फॉर्म 45 जो है ना वो फॉर्म 829 का था फाइल करना जरूरी था, अगर हम नहीं फाइल करते तो पेनल्टी का एक नोटिस आ जाता है फॉर्म 45, तो क्या वो एक वो उसको है पेनल्टी वेव ऑफ हो सकती है अगर वो उसमें अनइंटेंशनली अगर उसमें हो जाए, और एक कंपनी इनएक्टिव है टेस्ट उसने इंपॉर्टेंट कर ली है लेकिन उससे वर्क नहीं किया ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन ना फॉर्म 829 फाइल की, उसमें भी वो फॉर्म 45 का नोटिस आ जाता पेनल्टी का, लेकिन वो वर्ल्डिंग ऑफ लीग जाना चाह रहे हैं उसको रिजॉल्व कराना चाह रहे हैं, तो क्या फॉर्म 45 के तहत वो क्योंकि वर्क नहीं किया हुआ तो क्या वो पेनल्टी भी वेव ऑफ हो जाएगी? ये रिक्वेस्ट किया है कि आप यहाँ चिट भेजेंगे फिर आप सवाल करेंगे, चिट के बगैर कोई सवाल डायरेक्ट नहीं करेगा, ताकि मेरे पास जो चिट्स बनी है जो पहले लोगों की वो पहले कॉमेंट होंगी। मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी जैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वैसे आपको प्रोफेसर रहे हो तो वो इसमें यहाँ ये नाम भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको पुकारूंगा फिर क्वेश्चन करेंगे सर। अच्छा सर, इसमें दो पार्ट्स में आपको क्वेश्चन थे, एक आपने का पेनल्टी वेवर और दूसरा आपका वो इनएक्टिव कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट था। स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग देयर इज नथिंग इन द लॉ दैट बार्स एन इनएक्टिव कंपनी फ्रॉम फाइलिंग फॉर्म 45 because form 45 is just about beneficial ownership, it is not about business of the company, it is not about being in active business or commercial transaction. So ideally speaking form 45 should be filed by an inactive company as well, one, but The second part of your question जिसमें आप कह रहे हैं कि फॉर्म 45 आपने नहीं फाइल किया और उसकी पेनल्टी, तो इनिशियली जो हमारी पेनल्टीज हुई थी जो कि हमारा विच वॉज परहैप्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेनल्टीज जो कि हमने SCCP में मैंने SCCP में होते हुए सब 23,000 कंपनीज को पेनलाइज किया गया था। उन कंपनीज के लिए वन ऑफ एक अप्रूवल की कमीशन से हमने कि इफ द कंपनी फाइल्स फॉर्म 45 तो वी कैन गो अहेड एंड गेट द वेवर फॉर अ पेनल्टी, मगर दिस वेवर इज फॉर फॉर्म 45 एंड स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर्म 45 ओनली, क्योंकि जो पेनल्टीज हैं वो हम इस तरह से वेव हर दफ़ा उसका वेवर नहीं ले सकते। तो यस सिंस इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम तो वी गॉट द वेवर, अभी भी वेवर हमें मिल रहे हैं। जो कंपनीज की पेनल्टीज आउटस्टैंडिंग है टू जस्ट फाइल फॉर्म 45 वेवर ऑर्डर मिल जाता है। अगर आप वाइंड अप करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी को या स्टैकअप करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी को, देयर इज अ पेनल्टी आउटस्टैंडिंग, तो उसमें मेरा पैटर्न ट्राई ये होता है कि आप गो अहेड एंड फाइल फॉर्म 45 एंड मेक अ रिक्वेस्ट फॉर वेवर, आपको वेवर मिल जाएगा और वंस यू गेट अ वेवर यू कैन देन फाइल द एप्लीकेशन फॉर स्टैकिंग। सो ये होगा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा GM चौधरी साहब को सबसे पहले सवाल मिला, GM चौधरी साहब ने दिया था, GM चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा सवाल SCCP के ऑफिसर से है। तो इससे पहले यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था जिसके अंदर इन्होंने सारे रेगुलेशन का एक ड्रॉप किया था, तो उसके अंदर सारे ये फॉर्म्स जो डिस्कस हुए हैं आज उनको कुछ रिड्यूस किया था, ताकि वो फॉर्म में भी था कि हमें ज़रा अच्छा लगा था कि वो सारे रेगुलेशन को इकट्ठा किया हुआ और उन्होंने कुछ अमेंडमेंट। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ, तो वो काफ़ी पुरानी बात हो गई है, ताकि हमें पुरानी चीज़ों को अनलर्न करना होता है, नई चीज़ों को लर्न करना होता है। हम एक स्टेज में फंस गए हैं कि पुरानी को कब अनलर्न करें और नई को कब लर्न। मैं आपको बता दूँ कि उसमें पब्लिक कंसल्टेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, काफ़ी फीचर से मैं कमेंट्स भी आए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूछा कि लीग जो हमारा प्रोसेस था वो भी इनिशिएट हुआ, अभी तो चीज़ें पैरेलल कर रहे हैं,
बेसिकली जो हमारा कंपनी रेगुलेशन 2020 की है, जो कंपेंडियम है, हमने 9 रेगुलेशन को कंपाइल किया है सिंगल कंपेंडियम फॉर्म में, वो ही अब लीग का पार्ट बनेंगे। तो आप समझे कि उसका बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन उसके बेस पर हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको जैसे ही वो ऑटोमेट होता है, ये दोनों हम साइमल्टेनियसली लॉन्च कर भी देंगे और बाकी सारे रेगुलेशन जो है वो अबॉलिश हो जाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तारिक महमूद न्यू साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे मेरा सर क्वेश्चन है कम्युनिटी नेम के हवाले से। जब हम नेम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसका जो ऑडिशन रेट होता है ना SEC से, वही होता है कि नाम की रिजर्वलेस जो है ना वो आएंगे, इसमें एडवाइस किया जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अंडरस्टूड के पहले जो 3 ऑप्शन दिए हैं, तो वहाँ पहले वो ऑप्शन को कंसिडर करता है, दूसरे ऑप्शन को जो है ना इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा सर इसमें ये सजेशन भी कह रहे हैं कि जब हम कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं ना, तो उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म इस तरह SEC मतलब अडॉप्ट करें या सब बनाए कि जब ईमेल एड्रेस बनाएंगे तो वहाँ को ऑप्शन देता है कि जी आप जो है ना यहाँ पे अपना नाम ये लिख सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, या आपके लिए फिजिबल है। तो नो डाउट कि वहाँ पे जो है ना एक लिस्ट भी है नेम के अवेलेबिलिटी के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी इशूज आते हैं नेम के अवेलेबिलिटी के लिए। कारण इसमें जो है ना मेरी ये जो है काइंड रिक्वेस्ट है कि इसको काम सजेशन आपकी बहुत अच्छी है। इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे समझ आ रही है आप ये कह रहे हैं कि जब आप एक नेम लिखना टाइप करना शुरू करें तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं उनके रूल्स जो हैं वो साथ में आ चुके हैं। तो यस विल गो अहेड विद दिस, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि दिस इज जस्ट वन ऑफ द रीजंस फॉर यूजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। मतलब देयर आर काउंटलेस अदर रीजंस जो कि उसके साथ हमें होती हैं। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द टेस्ट्स दैट द कंपनी हैज टू पास। There are situations, I do understand कि इसमें आप लिख रहे हैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स, आप कहते हैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो सिस्टम जो आप कह रहे हैं दैट माइट एक्सेप्ट दैट नेम, बट दैट नेम विल सर्टेनली बी वेरी इनअप्रोप्रिएट। तो इस चीज़ को हम आगे ठीक है, ये आज तक मैंने बात में सुनी है कि वो ड्रॉप डाउन मेन्यू से ये चीज़ आ जाए, मगर इसको हम आगे ले लेंगे। लेकिन हाँ प्लीज़ जो बाकी चीज़ें हैं वो भी काइंडली कंसर्न्स हमारे पास इनअप्रोप्रिएट इज समथिंग वेरी वेरी वास्ट। रिक्वेस्ट करूंगा खातून हुसैन साहब से। खातून हुसैन साहब सर, इसमें सिर्फ रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास आ रहे 2007 के बाद के उसकी CTC होगी। 2007 में हमारा सिस्टम की सर्विस लॉन्च हुआ था, उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे साथ नहीं हैं। ऑफलाइन फाइलिंग की मिल जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। वो रजिस्टर जो अटैच के डॉक्यूमेंट्स हैं वो राइट अवे भी मिलेगा आपको, उनके पास सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्टर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, उसको अटैच करेंगे। अगर हमने डिजिटली फाइल किया है तो उसकी हमने CTC अप्लाई की है, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल फॉर्म 16 फाइल किया है, मैनेजमेंट JPP है। अब उसका जो फॉर्म 16 है वो तो मुझे CTC डिजिटली मिल जाता है, लेकिन उसके बाद मैंने JPP अटैच किया या उसकी एक्नॉलेजमेंट डिजिटल आई है उसकी अवेलेबल नहीं है। सर वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जो सिस्टम है ना वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो उसकी मल्टीपल अटैचमेंट्स को देख सके कि क्या है। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म 16 आए हैं वो कंपनी में फाइल की और हर कंसल्टेंट ने अपनी उसकी नॉमेनक्लेचर रखा है, कुछ उसको LOH कह रहे हैं, कुछ उसको अटैचमेंट्स कह रहे हैं। तो वो सिस्टम इतना स्मार्ट नहीं है कि वो ये जज करे कि ये अटैचमेंट जो है इसमें अंदर ये चीज़ होगी। तो दिस इज जस्ट टू इंश्योर कि यू गेट द राइट कॉपी हम लोग उसको अटैच। सर उस फॉर्म को बड़ा इंटीरियरली देखा जाता है कि उसमें फंड JPP है, उसमें इवन की डेट या थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो हमें वापस आ जाता है कि आप उसको दोबारा फाइल करें, तो उसमें से उसको पूरे को पढ़ा जाता है, छोटी सी मिस्टेक भी हाईलाइट होती है। तो उसको डिजिटली CTC का क्यों हो रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि उसके इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की जो है वो तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मीडिया में आ रहा होता है ना। तो इंस्ट्रूमेंट के देर माइट इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें एफिडेविट हो सकता है, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन हो सकता है, और उसका हर एक नोमेनक्लेचर अलग अलग, हर कंपनी में फाइल की जो अलग अलग लिखा हुआ है। तो वो सिस्टम उतना स्मार्ट नहीं है कि वो उठा ले कि ये वाली जो PDF है ये है जो कि वो आप चाहते हैं। इन फ्यूचर आप इस पर देख सकते हैं कि इसको भी डिजिटली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि एक आई वुड विश कि ऐसा हो जाए। हाँ ऐसा यकीनन
फॉर्म 16 की कोई डॉक्यूमेंट है समझ मैंने अप्लाई करने की अभी हाँ, वो ये होगा कि वीक में हो सकता है क्योंकि वो स्लॉट्स की अगर अवेलेबल होंगे तो वो आपको स्लॉट की एक्सेस दे दी जाएगी जो स्लॉट लेके पर्टेन करेंगे आपके एमओएच से या आपके इंस्टीट्यूट से। जास मलिक साहब से रिक्वेस्ट है, जास मलिक साहब ने पहले भी मुझे कहा था लेकिन मेरा क्वेश्चन शुरू हो गया था। तो जास मलिक साहब मेरा सवाल ऐसी किसी ऑफिसर से है कि फॉर्म ए में जो शेयर होल्डर हैं उनकी जो फॉरेन प्रॉपर्टी दूसरे मुल्क में उनकी प्रॉपर्टी है या शेयर है उसको डिक्लेयर करें। आप फॉर्म ए में ही एक कॉलम ऐड कर दें ताकि इसके लिए सहूलत पैदा हो जाए। अलग फॉर्म में अलग फीस देने में दूसरी चीज़ों से बच जाएगा। एक मेरी और है कि आपके दफ्तर में एडवाइजरी और इंफॉर्मेशन सेल नहीं है। आपने तमाम मुलाजमीन को लॉकर में रखा हुआ है। अगर उनसे बात करनी हो वो कहते हैं जी पहले टेलीफोन पे बात करो, वो इजाज़त देंगे। आप एक एडवाइजरी सेल बाहर रखें जो बात कर सके और जो इंफॉर्मेशन लेनी हो वो दे सके। एक ये जो SECP है एक बिजनेस सपोर्टिंग और सर्विस एजेंसी है। जब मुझे एक जरूरत पड़ गई कि मुझे उन्होंने कहा जी कि पैसे जमा कराएं, मैंने कहा कि मेरा एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दें। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते, हम इजाज़त नहीं है। ये किस किस्म का दायरा है कि मैं जब वो मेरे से फीसें लेते हैं, मैंने उसी फीस में उनके लिए जमा कराने हैं, उनके लिए उनको पैसे देने हैं। वो कहते हैं हमारे ये सर्विस जो है ये सर्विस मिलनी चाहिए अपने क्लाइंट्स को सर्विस। दूसरी बात है जो मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ, मैं फाइलिंग करता हूँ, जो मुझे वो बताया जाए कि वो सिर्फ वो अपने पास न रखें, मुझे बताएं कि उसकी हमने देख लिया है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन है नहीं ऑब्जेक्शन, फिर अपने पास रखें। मुझे भी इतला करें कि भी आपकी जो फाइल आई है, जो आपने लेटर भेजा है वो हमने फाइल में बंद नहीं किया, हमें इतला दी जाए। ये मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये की जो ऑब्जर्वेशन हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी हैं। आई रियली एग्री कि स्टार्ट में अगर जो हमारा है कि एक फैसिलिटेशन ऑफिसर होना चाहिए जिसके रोड चेक तमाम लोगों को, जो लोग भी आ रहे हैं उनको वहीं पर गाइड कर रहे हैं। जो जनरल नेचर की इंफॉर्मेशन है वो तमाम लोगों को भेजें। चलान के हवाले से थोड़ा सा था कि बाद का सिस्टम में इस तरह का इशू आता है कि उन्होंने एक्सेस हमारी हेड ऑफिस में हमारे भी IT सिस्टम वही अवेलेबल है। बीच में इस तरह था कि चलान जनरेशन की एक्सेस बंद कर दी गई। ठीक है, ये भी होना चाहिए कि एक प्रिंटर हो, अगर किसी को चलान चाहिए तो फॉर्म प्रिंट हो, ऑब्जर्वेशन हम टेकअप कर लेते हैं। और इंशाल्लाह एक फैसिलिटेशन ऑफिसर होगा। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि जैसे ही अगर हमारे पास जॉइंट ऑफिसर नज़ीर आते हैं, रिक्वेस्ट भी की हुई है तो आपको रोज करें। दूसरी बात यह कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं ऑनलाइन फाइलिंग की, क्योंकि अल्टीमेटली होना ये है कि 6 महीने के बाद फिजिकल फाइलिंग ऑलमोस्ट खत्म होती है। ऑनलाइन फाइलिंग में आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जिस ईमेल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं जिस पोर्टल के थ्रू, उसी पोर्टल पर आपको जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो मिल जाती हैं। अब तो ऑब्जर्वेशन होनी ही नहीं चाहिए। आगे जो सिस्टम है इतना एफिशिएंट होगा कि जब आप गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होंगे वो आपको फौरन बता देगा कि यहाँ पे आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो फॉर्म आएगा आप सबमिट करेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम से एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी, अब नाम है जी मोहम्मद नईम अफजल साहब का। मोहम्मद नईम अफजल साहब। अरे सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फॉर्म 42 है उसमें जब हम नोटिस लेते हैं उसकी जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है कि भाई शेयर होल्डर जो हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 25% और नॉन बेनिफिशियल जो है आपने उनको जो है वो नोटिस इशू करना है फॉर्म 42। और फिर 43 जो है वो फिर तमाम यानी 5 शेयर होल्डर्स हैं तो पांचों ने जो है वो तमाम अल्टीमेटली बेनिफिशियल ऑनरशिप जो है उनकी डिटेल देनी है।
کیا یہ چیز مطلب اسی طرح تو بولے جب ہم فارم 45 فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھائی شیئر ہولڈر ہولڈنگ 25% اور مور. سر اس میں نا باقی افیکٹو کنٹرول کا میں مثال دوں ہمارے میں نام ہی لینا چاہتا ہے. آپ دیکھیں گے جو کی پرسن ہے ان کے پاس وہ ہوتا ہے صرف 5% شیئر ہو گئی ہے, لیکن وہ سارا پورے گروپ پہ جو کنٹرول ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے اونلی پرسن گروپ کے سارے سسٹم جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مینس اس کی شیئر ہولڈنگ اگر 5% ہے لیکن افیکٹو کنٹرول اس ایک یا دو لوگوں کا ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ نے صرف پرسنٹیج کا نہیں کہنا, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کنٹرول ایکسرسائز کیا جا رہا ہے. تو میری تو ہے کہ آپ تمام شیئر ہولڈرس کو جو ہے نا اور اسی طرح ان کا رسپانس ہے, اور اسی حوالے سے ابھی میں نے ظاہر صاحب سے بلکہ جو ہے نا یہ مہربانی ہے کہ میں نے اس چیز کو بھی کہا ہے بات صاحب سے بھی پیک اپ سے کہ جو صرف ڈیکلریشن فائل کرنا آپ کی رسپانسبلٹی کو فلفل کرتا ہے کہ آج جی کے فارم 45 فائل ہو گیا تو آپ نے جی کہ ہم نے یو ڈی ایف کی ریکوائرمنٹ پوری کر دی. یہ آپ سیکشن دیکھیں اور ریگولیشن دیکھیں ٹھیک ہے جو 2021 میں امینڈمنٹ آئی تھی اس میں باقاعدہ ایک پروسیجر لکھا ہوا پورا ٹھیک ہے نا 123 ہے اس میں کہ جی آپ نے نوٹس کمپنی آپ کی کمپنی نے نوٹس ایشو کر دی اس کا رسپانس آنا ہے ٹھیک ہے. اس کی بیس سے آپ نے کمپنی نے فوکل پرسن بھی اپوائنٹ کرنا ہے, اس انفارمیشن کی بیس پر آپ نے ریگولیشن فائل کرنا ہے. ابھی جو کہا تھا کہ ریسنٹلی جو ہمارا سپرویژن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی ہم نے ہیڈ آفس کی طرف سے بھی آ گئی یو پی او کی انسپیکشن اسٹارٹ ہوگی کہ کیا یہ ڈیکلریشن دے رہے ہیں اس کے بیک اینڈ پہ سارا ریکارڈ کمپلیٹ ہے. اس میں مہربانی آپ نا تمام لوگ جو بھی کمپنی ہیں آپ یا جس میں بھی آپ ایز این ایڈوائزری رول پلے کر رہے ہیں لیگل ایڈوائز دے رہے ہیں کنسلٹنٹ کے طور پہ, تو تمام کمپنیز کو جو ہے وہ بتا دیں کہ ان کے بیک اینڈ پہ ریکارڈ کمپلیٹ ہو. اور بلکہ ہم جو ایک نوٹس کی کاپی جو ہے نا جو انفارمیشن ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ظاہر صاحب سے شیئر کر لیں گے وہ آپ کو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیا چیز جو ہے نا وہ بیک اینڈ پہ موجود ہے. سر یہ جو الٹیمیٹلی جو رجسٹر ہے وہ آج کل نوٹس یہی آ رہے ہیں کہ فارم 42 فارم 43 اور جو رجسٹر مینٹین کرنا ہے آپ نے اب وہ رجسٹر جو مینٹین کرنا ہے اس کا تو مطلب جنرل چیزیں لکھی ہوئی جنرلائز فارم ہے کہ یہ چیزیں آپ مینٹین کریں, کوئی ایسا اسپیسیفک جو ہے وہ فارمیٹ نہیں کیا ہوگا. اور دوسرا کوشچن میں نے یہ پوچھنا ہے کہ فارم 1 جو ہے وہ ابھی بھی پورٹل میں جو ہے ایز اٹ از آ رہا ہے کہ یہ پروویژن جو ہے وہ ریپیل ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سبسکرپشن آف منی والا جو ہے وہ ابھی نہیں کرنا. یہ جو بھی نا میں نیا سسٹم ہمارا جو بن رہا ہے اب اس پہ تو وہ جو ہے ہی نہیں ہے ڈیفینیٹلی کہ اب نیا سسٹم آ جائے گا تو اس میں تو فارم ہی 25 فارم رہ جائیں گے, یہ سب ریپیل فارم کا ختم ہو جائے گا. دوسرا جو انفارمیشن ہے نا ریگولیشن میں باقاعدہ پرووائڈیڈ ہے اس کو آپ دیکھیں وہی چیز آپ مینٹین کر رہے ہیں وہ ڈیٹس ہیں نا لاسٹ کوشچن سر یہ چیز کنفرم کرنی ہے کہ یہ جب یہ پروویژن ریپیل ہوئی ہے یہ والی جو سبسکرپشن آف شیئر تو اس کے اب جو ہے وہ جتنا مرضی جو ہے وہ کیپٹل ان کیش ہی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں نارملی, اس کے بعد ہم ان کائنڈ جو ہے وہ اس کا جو ہوتا ہے کیپٹل ڈکلیئر کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ اب جو ہے وہ جب تک وہ سی پی ڈپارٹمنٹ وہ ڈیسائڈ کرے گا تو اب تک ایسے ہی اس کو مطلب جتنا مرضی کیپٹل ڈکلیئر کر لیں اس کو ایسے ہی نہیں ہے. آپ بھی تھوڑا سا کنفیوز مطلب یہ کہ آپ کمپنی جب بناتے ہیں تو وہ کمپنی کا ٹریڈر کیپٹل ہوتا ہے جو آپ کا اسٹیبل بیس پہ شو کر رہے ہیں وہ 100 روپے بھی ہو سکتا ہے اور وہ 100 ملین بھی ہو سکتا ہے. اب میں اس کے لیے کوئی کسی قسم کا پروف کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کسی طرح سے. دوسری جو رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اگر آپ فارم 1 کی بات کریں رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹ ختم ہوئی ہے اور وہ آڈیٹر سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ کی وہ صرف ختم ہو گئی, مگر وی اسٹل بلیو کہ جو آپ کا کیپٹل ہوگا دیٹ ول بی راؤٹڈ تھرو اے بینکنگ چینل آف کورس اٹ ول ناٹ بی ان کیش. تو وہ مگر ایک رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹ ایکسٹرا تھی انڈرسٹینڈیبلی ہمارے پاس وہ ایک ایڈیشنل بار تھا کہ جو کہ کمپنیز کے اوپر پڑ رہا تھا اور آڈیٹر کی سرٹیفکیٹ جو تھا وہ ایک ایڈیشنل بار تھا, تو وہ چیز ختم. دوسری بات یہ تھی کہ جو ادروائز ان کیش ہے نا پرسنلی آپ نے کمپنی بنا رہی آپ ایک پارٹنرشپ کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے نا آپ
بہتر ہوگا کہ آپ پہلے کمپنی جو بنے گی وہ ہمیشہ کیش کے تھرو ہوگی، چاہے اس کا کیپٹل آپ 100 روپے رکھیں. وانس کمپنی ہیز بین انکارپوریٹڈ then you can share against otherwise than in cash. جو بھی otherwise than in cash consideration ہے, land, building, whatsoever receivables ہیں, وہ سارے اس کے against آپ کے پروسیجر وہی رہے گا. یہ چیز ایٹ دا ٹائم آف انکارپوریشن آپ otherwise than in cash نہیں کر سکتے. آپ وہ کیپٹل 100 روپے کے ساتھ کمپنی والے ڈزنٹ میٹر، یہ ہمارے میٹر نہیں ہے کہ پہلے کیپٹل آپ کا کتنا ہے. اب اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ تمام ایسٹس جو ہیں کنورٹ کر سکتے. سر اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں. جو فار ایگزامپل پہلے ہم آڈیٹر کا سرٹیفکیٹ لگا سکتے ہیں، سپریشن شیئر سرٹیفکیٹ. ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ باقی کو موقع دیں، اس کے بعد آپ دوبارہ پوچھنا ہے. کیونکہ ایک کوشچن ایک آدمی کرے اس کے بعد دوبارہ کریں، باقی لوگوں کا ٹائم یہاں کا ختم ہو جانا ہے تو وہ جو رہ جائے گا وہ میرے پیچھے ہو جائے گا. پرابلم ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں کیونکہ ٹائم کے اندر میں نے کہا تھا جتنے کوشچن تو ضرور کر لیں، لیکن ایک ہی آدمی سارے ہو گئے تو باقی کا جواب کیا دوں گا. مزمل حسین صاحب، مزمل حسین صاحب بول کے بتا دیں جو کہ لاسٹ 15 ایئر سے اینوئل ریٹرن اور لاسٹ 15 ایئر سے کمپنی جو اپنی اینوئل ریٹرن فائل کر رہی ہے اور وہ انفلیشن اسکیم ہے، تو وہ جو ایکٹیو اسٹیٹس جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کائنڈلی گائڈ کرتے ہیں کہ اس میں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپنی 15 ایئر سے فائل نہیں کری اور اب وہ ان ایکٹیو ہو گئی ہے اور اب وہ ایکٹیویٹ ہونا چاہتا ہے. تو اب آپ کو جو ایکٹیو کریں گے نا وہ آپ کو کر دیں گے. فارم 59 میں آپ فائل کر رہے ہیں تو اس کی بیس پہ آپ کو ایکٹیویٹ کر دیں گے وداؤٹ فائلنگ یور اوور ریٹرن. بٹ یس دیٹ کمپنی ول بی کیپٹ انڈر آبزرویشن. یو ہیو ٹو فائل آل دا اوور ریٹرنز. Exactly. For all the years, for all the preceding years, of course. فاروق محمود بٹ صاحب. جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان لوگوں نے مل کے ایک کمپنی بنا رہے ہیں اور اس کو رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی ایکسٹرا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ؟ فارمر کے لیے جو ہے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں، جو بھی اگر فارمر ہیں یا فارن اینٹیز ہیں بنا سکتے ہیں. ایون یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جوائنٹ پارٹنر جو ہے لوکل اور فارن پارٹنر بھی بنا سکتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ جو سیکورٹی کلیئرنس کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹ میمورینڈم چارٹر وغیرہ ڈائریکٹرس کی ڈیٹیل سیریز کی کاپی پورا ایک اسٹیٹ سیٹ ہے وہ ہمیں سبمٹ کرنی ہوتی ہیں along with an undertaking، تاکہ وہ انڈرٹیکنگ کی بیس پر ہم کمپنی کو بنا دیں اور آگے اس کے ڈاکومنٹ جو فورن اینٹی ہے یا فورن پرسن ہے اس کے ڈاکومنٹ منسٹری کو بھیجیں سیکورٹی کلیئرنس کے لیے. یہ تو بڑا ایزی ہے اور یہ تو 2012-13 سے یہ چیز چل رہی ہے، بہت کامن. ان کے پاس نائکاپ آلریڈی ہے. نائکاپ میں سے ضرورت نہیں ہے. نائکاپ جسٹ لائک ٹریٹڈ ایز پاکستان. CNIC اس کے لیے کوئی سیکورٹی کلیئرنس کے ڈاکومنٹ دینے کی ضرورت نہیں. وہ فوراً ہماری کمیٹی کی یہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ممبر ہیں نبیلہ حسن ڈوگر صاحبہ، تو ان کا شکریہ آنے کا بھی اور کوشچن بھی. کمپنیز جو ہیں وہ انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں لیکن نمبر آف ایئرس میں 2-3-4 سال 5 سال میں اب اس صورت میں ایسے نوٹیفکیشن بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹیٹری فائلنگ کریں اپنے فارم سبمٹ کریں. کلائنٹ جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتا. تو ابھی ہماری ساری بات ہو رہی اس میں ایسا کہ اس کو ایک سرٹن ٹائم کے لیے میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ مطلب سرٹن ٹائم جو ہے 2 years 4 years 5 years کس پہ آپ کی ایسی سچویشن لے سکتی ہے کہ اب یہ ایکٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارا نوٹس ہے. اس صورت میں سب سے کمپنی کی جو وہ بائنڈ اپ ہے وہ کس طرح ہوگا اور سرٹن ٹائم کون سا ہے کہ جس سے آپ کے بند ہو جائے گی. اور ایک کوشچن اور ہے سروس کا. ایک کوشچن سر ایک بہت امپورٹنٹ
वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आशिफ अनवर साहब को। जी मैम जो क्वेश्चन आपका था वो pertains to कि क्या क्राइटेरिया होगा एससीपी का स्ट्राइक ऑफ द कंपनी, तो उसमें ऐसा है कि अगर आप सेक्शन पढ़ें तो इट गिव्स अनफेटर्ड पावर्स टू द रजिस्ट्रार, बट वी नो कि देयर आर नो सच थिंग, देयर इज नो सच थिंग एज अनफेटर्ड पावर। पोस्ट की इंटरप्रिटेशन है कि देयर हैज बी अ क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली लेड डाउन, तो जिसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारा हेड ऑफिस हमें एक मुख्तलिफ सेट ऑफ क्राइटेरिया भेजता है, जो कि यूजुअली देयर इज अ सेट ऑफ लाइक 20 फैक्टर्स और सो, जो कि होते हैं कि कंपनी के कोई सर्टिफाइड ट्रू कॉपी नहीं आई, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको नहीं लगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मीन्स कि उनका कोई एसेट होगा, वो किसी नॉन ग्रुप की नहीं है, उनके अगेंस्ट कोई FBR का रिकॉर्ड नहीं आया, कोई मॉर्गेज नहीं है,